हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस पाई वाजपेयी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री और पहुंच चुके हैं आज चैप्टर 9 में। धीरे धीरे हमारी हिस्ट्री फिनिश होने वाली है चैप्टर 9 में, और चैप्टर 9 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसके पहले हमने अब तक के 8 चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। अब हम 9 चैप्टर से थोड़ा सा जो है अब थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है। देखिए, बच्चे धड़ाम यहीं पर होते हैं जब लेवल बढ़ जाता है। आपको किसी चीज़ को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, जब किसी चीज़ को जीरो से स्टार्ट की जाती है तो आप पढ़ने में खूब इंटरेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही उस चीज़ का लेवल बढ़ता चला जाता है आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे फिनिश होता है। अभी तो ये 6 है, हम 7, 8, 9, 10 में करेंगे, तब तक बहुत सारे बच्चे पढ़ना इस वीडियो को छोड़ देंगे। तो प्लीज़ आगे अपने कंटिन्यू रखिए, चाहे जितना बोरिंग हो जाए, जितना टफ लेवल चला जाए। अगर कोई चीज़ आपको टफ लगती है तो उसका सबसे रीज़न अच्छा तरीका है, आपको उसे ईजी बनाने का सबसे अच्छा यूनिक वे है। यूनिक वे ये है कि उस चीज़ को 2 से 3 से 4 बार देखिए, डाउनलोड करके देखिए, उसकी नोट्स बना के देखिए। आपको वो चीज़ सरल लगने लगेगी। सरल तब लगेगी जब आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी। अभी 8 चैप्टर तो आसानी से समझ, लेकिन अब आगे जितने हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुछ बच्चे हमारे पास हमारी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर जो है व्यूवर्स हैं, वो हटने लगेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? ऐसा आपको नहीं करना है, आपको नहीं हटना है और कंटिन्यू हमेशा बनाए रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है बालाजी क्लासेस में। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। लोग कहते हैं मैं शेयर करिए कहते कहते पागल हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग पता नहीं शेयर क्यों नहीं करते, पता नहीं शेयर करने में क्या प्रॉब्लम। प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दिए, 2-4 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। पढ़ाई का मैटर है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप शेयर करिए, दोस्तों को शेयर किए, जिसको शेयर करिए उससे भी बोलिए कि आगे शेयर किए। 2-4-10 सब्सक्राइबर अगर रोज़ बढ़ते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं चैनल जो है आगे जो बातें उनको कंटिन्यू करता रहूँगा। वरना फिर बोरियत मुझे महसूस होगी, अच्छा नहीं लगेगा, सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो फिर मैं इसे स्टॉप कर दूँ, जैसा मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। जब कोई मैं नई सीरीज़ चलाता हूँ, अगर मुझे अच्छे व्यूज़ नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिलता, तो उस सीरीज़ को मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है? तो बात करते हैं, यहाँ लिखा है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। टॉपिक है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। चलिए आज की कहानी यहाँ की शुरू करते हैं। कहानी क्या लिखी हुई है देखिए, चलिए देखते हैं। कहानी लिखी हुई है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिए जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। किसने? कुम्हार रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी चल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे थे, पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। ये है प्रभाकर, ठीक है? आगे बात करें। अब शुरू होती है मेन कहानी। यहाँ से अब शुरू होती है मेन जो है। अभी वो ट्रेलर था मूवी, अब शुरू होता है। लिखा लोहे के औजार और खेती, लिखा है लोहे के औजार और खेती। चलिए इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। क्लियर? अब बात करें, आगे बात करें लोहे के औजार और खेती की। आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। जी हाँ, लोहे का प्रयोग हम देखते हैं आज बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा, लोहे की चीज़ें हमारी क्या रोज़मर्रा, रोज़ मतलब का अर्थ है वो काम जो रोज़ करते हैं, दैनिक कार्य। कैसे कह सकते हैं? दैनिक कार्य जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रोज़मर्रा वाले। कैसे कार्य? दैनिक जो कार्य होते हैं रोज़ करते हैं, जैसे नहाना धोना मंजन करना। इसी तरह रोज़मर्रा यानी रोज़ के कार्यों में हमारा हो रहा है भाई खेत जाना, हंसिया से कुछ फसल काटना। गाँव में तो ज़रूर होता है लोहे का प्रयोग फावड़ा के लिए, शहरों में भी जो है नगर पालिका वाले लोग और जो है ये सब लोग जो है दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। सही चीज़, लोहा क्या बन गया है? ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, एक अहम पार्ट बन गया है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई क्या कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इस महाद्वीप पर लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। जी तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ा, भूला हुआ लगता है, जाके क्लास जो 5th वाला, इसी क्लास का क्लास 6 का 5th वीडियो जरूर देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको नीचे जो है चेक करिएगा तो जो है प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आगे बात करें तो लिखा है करीब 2500, लिखा है 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है कि 2500 वर्ष पहले, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। हाँ जी, बहुत प्रयोग हुआ था। उनमें जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जंगलों को साफ़ करने के लिए क्या? कुल्हाड़ियाँ, और जुताई के लिए हलों के फाल, यानी हल जो होते थे, हलों के फाल। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा है कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन पढ़ा। हमने पढ़ा कुछ हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें पहले लकड़ी के होते थे। किसके होते थे? लकड़ी के फाल यानी कि हल प्रयोग किए जाते थे। लेकिन बाद में हमने पढ़ा कि आगे जो
जो है लोहे की खोज हुई तो लोहे के हल आने लगे, हमने अगले चैप्टरों में पढ़ा। तो जब लोहे के आने लगे तो उत्पादन बढ़ा, क्योंकि लोहे की ज़मीन की अच्छी से वो जुताई हो जाती थी और उससे जो है फसल अच्छी होती थी, उत्पादन बढ़ा। आगे बात कर रहे हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो सबसे पहला, कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम लिखा है सिंचाई। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सिंचाई। कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक यूनिक वे है, कह सकते एक अच्छा तरीका है। समृद्ध गाँवों को बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। भाई जैसे गांव है, जो बहुत बड़े बड़े गांव होते थे उनमें बिना राजाओं के गांव नहीं होते थे। हर एक गांव में किसी न किसी राजा का शासन होता था। आगे लिखा उनके राजा बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास के लिए औजार, कृषि के विकास के लिए किसका? औजार और रुपाई क्या? अध्याय 6 में हम पढ़ेगा, जिसे कहते हैं निराई करना। रुपाई अध्याय 6 में महत्वपूर्ण कदम थे। हमने चैप्टर 6 में इसका डिस्कस किया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके जरूर देखिएगा वीडियो। अगर आप फिर भी भूल रहे हैं पढ़ा है तो एक बार रिवीजन के लिए जरूर देखिएगा। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोग साबित हुई। सिंचाई भी क्या हुई? काफ़ी उपयोगी साबित हुई। आगे इस समय सिंचाई के लिए नहरें, इस समय किनका प्रयोग हो रहा है सिंचाई के लिए? इस टाइम प्रेजेंट टाइम में किसका? नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय मतलब बनाए हुए तालाब। कृत्रिम जलाशय मतलब क्या? बनाए हुए तालाब। जो पोखरण बनवाए जा रहे हैं इनको क्या कहते हैं? कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो इस समय पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पुटअप हो सकता है लास्ट में, अभी जहाँ क्वेश्चन आंसर आएंगे तो पुटअप हो सकता है क्वेश्चन कि जो है सिंचाई का उपयोग किया जाता है तो किया जाता था नहरें, कुएँ, तालाब और कृत्रिम जलाशय। इसका नलकूप क्या नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, क्यों? आगे बात करते हैं। आगे लिखा इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थान पर सही वाक्य भरो। चलो आइए देखते हैं। लिखा है, पहला लिखा लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन में अनिश्चितता घटी। मतलब भाई ऐसे होता था कि कितना लॉस हो जाए, कितना प्रॉफिट होगा, ये डिपेंड नहीं होता था किसी का। कभी प्रॉफिट हो जाता था, कभी लॉस, यानी लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब क्या हो? अनिश्चितता घटी, यानी कि अब ये भी होता था कि हाँ प्रॉफिट होगा। आगे कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, क्योंकि कर जो टैक्स को पे करने के लिए किसान से टैक्स लेना कंपलसरी था, उत्पादन हो या ना हो। तो इसीलिए उसे क्या करना? उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है। आगे लिखा राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजाओं ने भी खर्च किया धन, क्योंकि जो है सिंचाई अच्छी होगी तो लोग टैक्स अच्छा देंगे। यहाँ पर भाई ये बातें लिखी, इनको डिस्कस करते हैं। लिखा है राजा लिखा है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, तो क्या लेगा? टैक्स लेगा। वे किसानों से कर लेते थे सही जवाब। यह सिंचाई से ही संभव था। कैसे? सिंचाई से ही टैक्स संभव था, लेकिन क्या हो? अच्छी उपज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी उपज होनी चाहिए। कृषि उत्पादन बढ़ा किसके कारण? सिंचाई आई तब कृषि उत्पादन बढ़ा। सिंचाई के कारण लकड़ी के हल आए, उसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ा। राजस्व भी बढ़ा। राजा का राजस्व कैसे बढ़ा? क्योंकि राजा ने को क्या मिलने लगा? कर। राजा को जब कर मिलने लगा, कर बढ़ा। कर जो है कर का बढ़ा तो उनका राजस्व बढ़ा, यानी राजा का खजाना भी बढ़ा। और जब राजा का खजाना, राजा ने क्या किया? उसने सेना उसने अपने पास रखना शुरू किया, महल बनवाए और किले बंदी करवाई अपने शहरों की, ताकि दूसरे राज्य से आने वाली सेनाओं से बचत हो जाए, इसलिए उन्हें धन चाहिए था। आगे बात करें, गाँव में रहते थे। गाँव में कौन रहते थे? इस टॉपिक के बाद के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाँव में कौन रहते थे? भाई गाँव में कौन रहते थे? चलिए देखिए, इस महाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँव में क्या लिखा? यहाँ से दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, गांव में कितने प्रकार के लोग रहते थे? 3। गांव में 3 प्रकार के। पहले तमिल क्षेत्र, बड़े सुस्वामी को विल्लला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे? तमिल क्षेत्र। कहाँ के? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी वाले, जिन्हें विल्लला कहते थे। क्या? तमिल क्षेत्र। कहाँ? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी वाले, जिन्हें विल्लला कहते थे। क्या कहा जाता था? विल्लला कहता था। दूसरे साधारण हवलदार। दूसरे क्या होते थे? साधारण हवलदार या उड़वार होते थे। और भूमिहीन या मजदूर दास कैडे सियार और अधिमाई कहलाते थे। 3 प्रकार के लोग रहते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लोग रहते थे। तो इनको 3 प्रकार के लोगों को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला ये वाला, सबसे नंबर 1 ये प्रकार के लोग रहते, नंबर 1। फिर नंबर 2 ये वाले हो गए, और नंबर 3 ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3। सबसे पहले जो होते थे तमिल के, जिनके पास बहुत बड़ी भूमि, क्या कहते थे? उन्हें विल्लला कहते। नाम यार, जिनके पास ज़्यादा भूमि होती है उन्हें क्या कहते थे? विल्लला कहते थे। जिनका भूमि अधिक रहती थी, गाँव में रहते थे। गाँव में दूसरे टाइप के लोग कहते हैं, जिन्हें हलवाहो। क्या कहा जाता? हलवाहो, यानी जो खेती करते थे। या फिर उन्हें उड़वार भी कहा जाता। हलवाहो या उड़वार कहा जाता था। हलवाहो या उड़वार कहा जाता था। दूसरे प्रकार के लोग। तो क्वेश्चन पुटअप, दूसरे प्रकार के लोग कितने बाटों में? 2 बाटों में हलवाहो या उड़वार कहा जाता। तीसरे होते थे भूमिहीन मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं होती, उन्हें कहते दास। क्या कहते थे? दास या कैडेसियार कहते थे। और इनका एक और नाम था, अधिमाई भी कहे जाते थे। आगे बात करें,
ये कहाँ, देश के दक्षिणी, कहाँ, दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में रहते थे। कहाँ, दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में। और देश के उत्तरी हिस्से में, कहाँ, उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति, गांव का प्रधान व्यक्ति, गांव का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, भोजक कहलाता था। अक्सर ये एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी ये पद क्या था, वंशानुगत था। कैसा था, वंशानुगत था, जो हस्तांतरित होता रहता था। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप। सबसे पहली बात, गाँव में कितने प्रकार के लोग रहते थे, 3। गांव में कितने प्रकार के लोग रहते थे, 3 प्रकार के लोग रहते थे। गांव में 3 प्रकार के लोग रहते थे। गांव में 3 प्रकार। सबसे पहला टाइप के वो लोग होते थे, कौन से, सबसे जिनके पास बहुत अधिक भूमि, जिसे वेल्लला कहते थे। क्या कहते थे, वेल्लला कहते थे। वेल्लला कहते थे जिनके पास अधिक भूमि होती थी। दूसरे भी कौन से होते थे, जिनके पास हलवार कहते थे, जिनके भूमि क्या होती थी, हलवार कहते थे, जिनके पास भूमि कम होती थी। और तीसरे प्रकार के लोग होते थे जो मजदूर होते थे, दास कैटेगरी के लोग आते थे। दास वाले आते थे, ठीक है, दास वाले जिसे अधिमाई भी कहते थे। दास ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, अधिमाई भी कहते थे, अधिमाई भी कहा जाता था। इस प्रकार क्लियर होता, क्या कहता, अधिमाई भी कहा जाता था। इस प्रकार हम चार्ट बनाकर भी क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कितने गांव में, कितने बार गांव में रहने वाले, गांव में कहाँ, गांव में ये लोग रहते थे। गांव में 3 प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है, गांव में रहते थे। क्लियर, आगे बात करें, गांव में 3 प्रकार के लोग रहते थे, वेल्लला, हलवार और दास कैटेगरी के। आगे बात करें, और जब गाँव का जो प्रधान होता था, अगले बात एक बार दो कर लेते, गाँव का प्रधान जो कौन होता था, प्रधान मुखिया होता था। क्या होता था, प्रधान होता था। वो प्रधान होता था, वो पद वंशानुगत था। कैसा था, वंश दर वंश, यानी कि वंशावलीदत्त हस्तांतरित होता रहता था। वंशावलीव्रत हस्तांतरित होता रहता था, वंश वाला था। प्रधान होता था जो गांव का मेन होता था, जो मुखिया होता था, उसका पद उसका जैसे पिता है, फिर बेटा बनेगा उस गांव का प्रधान और मुखिया बनेगा, ठीक है, प्रधान और मुखिया बनेगा। इस प्रकार हमने ऐसी चीज़ें क्लियर कर ली, ठीक है। हाँ, और जिसे जब गांव का प्रधान और मुखिया होता है, इससे कहते क्या थे, ये भी बात क्लियर करते, उसे क्या कहा जाता, भोजक। क्या कहता था, भोजक कहा जाता था। गांव के प्रधान या मुखिया को भोजक। कई बार पीसीएस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते, फिर लोग नहीं कर पाते, सोचते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6 का बच्चे के लिए एनसीईआरटी है। तो बेटा जितने भी पेपर बनते हैं, कोई भी पेपर हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, आरआरसी, कोई भी पेपर होता है, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही आती है। आप उठा के पिछले 10 वर्षों का पेपर देख लीजिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन जल्दी से आपको मुश्किल से नहीं मिलेगा जो एनसीईआरटी में ना रहा हो। तो ये एनसीईआरटी इसलिए करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी पेपर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, जो है कोई भी टीचिंग का कोई एग्ज़ाम हो, जो अदर देन कोई भी एग्ज़ाम, तो इसमें ज़रूर आएगा। तो क्या होगा, वो सारे आते एनसीईआरटी से आते थे। का भोजक कहलाता, क्या कहा जाता है उसे, भोजक कहा जाता है। गाँव का प्रधान होता है, मुखिया, उसे क्या कहते थे, भोजक कहते थे। उसका पद था, वंशानुगत था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। गांव में रहते थे, आगे बात करें, रहते थे, यानी यह पद अनुवांशिक क्या था, अनुवांशिक था, वंशानुगत था। ग्राम भोजक, यानी जो गांव का प्रधान था, से भोजक कहते थे। गांव के भोजक का पद आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। बताया ना, प्रधान जो भूस्वामी होगा, साधारणतः इनकी ज़मीन पर उनके दास, कौन कौन की ज़मीन पर, इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम नहीं था। दूसरी पॉइंट, तो इनका सर्वोच्च था गांव में। दूसरी बात, भाई इनके पास बहुत बड़ी जो भूस्वामी होती, इनके पास बहुत ज़मीन, तो राजा भी इन्हें जो है अपना एक प्रकार से कह सकते थे, जो है अपना जो प्रतिनिधि नियुक्त कर देते थे। और कर वसूलने का, क्या, कर वसूलने से, जनता से कर वसूलने का काम यही करते थे। और ये न्यायाधीश क्या कहते थे, न्यायाधीश कभी कभी जो है लोगों की लड़ाई झगड़े और छोटे मोटे विवाद भी निपटा दिया करते रहे होंगे। कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, कभी कभी लोगों को दंड भी दिया करते थे। क्या करते थे, दंड भी दिया करते थे। क्वेश्चन आगे बात करें, लिखा है ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजक के अलावा गांव में और भी लोग होते थे जिनका वर्चस्व होता था, जिनकी थोड़ी सी चलती थी, कह सकते उन्हें क्या कहता, गृहपति कहा जाता था। ये कह सकते इनका स्टेप सेकंड था। कैसा था इनका स्टेप, ये सेकंड नंबर के लोग रहते थे, इनके गृहपति कहा जाता। क्या कहा जाता था इनको गृहपति कहा जाता था। जो सेकंड लेवल के लोग रहते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। ये चीज़ आप जरूर नोट रखिए, इंपॉर्टेंट रखिए, गृहपति कहा जाता है। इनका लेवल कैसा था, जो स्वतंत्र कृषक थे, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ये थर्ड लेवल इनका क्या, थर्ड लेवल है। इनमें दास, इनको क्या कहते, थर्ड लेवल वालों को दास कहते थे। कर्मकार आते थे, क्या कहते थे, कर्मकार आते थे। दास जो दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 प्रकारों में लोगों को बांटा गया है। अधिकांश, आगे बात करें, आगे लिखा अधिकांश गाँव में लोहार,
गाँव में क्या थे, लोहार रहते थे, कुम्हार रहते थे, बढ़ई रहते, अब भी रहते हैं, तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। कहाँ, गाँव में, कहाँ रहते थे, गाँव में बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहा करते। तो अभी तक हमने पढ़ा, जरा उसका डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे प्रकार जो गाँव में जो व्यवस्था थी, सिस्टम था, लोग कैसे रहते थे, इनको 3 टाइप्स में बांटा। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन 3 प्रकारों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होते थे जिन्हें भूस्वामी कहा जाता था। क्या कहता था, भूस्वामी कहा जाता था। भूस्वामी कहा जाता है जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी, जो गांव के मेन होते थे, यही कर वसूलने का काम भी करते थे, और यही पुलिस वाला भी काम करते थे ना, अगर पुलिस वाला भी काम यही करते थे, पुलिस वाला भी काम यही करते थे, और कर वसूलने जैसे भी काम यही किया करते थे। और कभी कभी जो है न्यायालय वाला, क्या, न्यायाधीश भी बन जाते थे, न्याय वाला काम भी यही किया करते थे। इनके पास बहुत पावर हुआ करती थी। इन्हें राजा नियुक्त कर देता था कर वसूलने का काम, क्योंकि अधिक भूस्वामी होती थी, गाँव में इनका चलता होता था, ये कह सकते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो होते थे जो स्वतंत्र कृषक। कैसे, स्वतंत्र कृषक होते थे, स्वतंत्र कृषक होते थे। स्वतंत्र जो कृषक होते थे। दूसरे टाइप में जो स्वतंत्र कृषक होते थे, क्या होते थे, स्वतंत्र जो कृषक होते थे, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, ठीक है, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, इनका लेवल सेकंड था, ये दूसरे नंबर के होते थे। इनके पास भी ठीक ठाक भूमि हुआ करती थी, काम चलाने योग्य, और ये अपने खेतों में काम किया करते थे। और सबसे लो लेवल था जो तीसरे प्रकार की, ठीक है, जिन्हें हम गृहपति कहते थे, सॉरी, तीसरे प्रकार के जो कृषक होते इनके गृहपति, इनको क्या कहा जाता है, दूसरे लेवल वाले को गृहपति कहते थे। जिनका लेवल सेकंड था उनको क्या कहा जाता है, गृहपति। जिनका लेवल सेकंड था उन्हें कहता था गृहपति। क्या कहा जाता है, सेकंड लेवल वाले को गृहपति, गृहपति कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था, जो लेवल सेकंड था, ठीक है, इन्हें गृहपति कहा जाता था। और थर्ड लेवल पे जो लोग आई बात करते हैं, जो थर्ड लेवल पे रहते थे, इन्हें क्या, दास कहा जाता था। ये जो दूसरों की कमीन पर कवर किया करते थे, दास कैटेगरी के लोग होते थे, दास लोग होते थे, इनका लेवल नीचे था दूसरों के तरीक़ों पे। तो इस प्रकार गाँव में 3 प्रकार से इसको बांटा गया। सबसे पहले हमने 3 प्रकार उसके पढ़े, और अब ये 3 प्रकार थे, इसलिए इनको माइंड सेट में रखिएगा, अच्छे से बातें क्लियर करते रहिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर होती जाती है, ये देखते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित, आगे बात करें निम्नलिखित तमिल रचनाएं। आइए बात करते हैं, कुछ तमिल रचनाओं के विषय में भी देख लेते हैं, ठीक है, कुछ तमिल रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। लिखा है प्राचीनतम, नई प्राचीनतम तमिल रचनाएं। लिखा है तमिल का प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हाईलाइट को हिसाब अपनी नोट्स में लिखना है, वन लाइनर नोट्स एक बनाते रहना है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य पूछा जा सकता है। तमिल की जो नई रचना उन्हें क्या कहा जाता है, संगम साहित्य किया जाता है। किसी भी एग्जाम में पेपर आ जाएगा कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है, संगम साहित्य, हिंदी साहित्य, और जो है 2-4 ऑप्शन भारतीय साहित्य, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना। बच्चा धड़ाम खत्म कर नहीं पाएगा, वो जो है एकदम धुआं हो जाएगा। इसलिए आपको धुआं नहीं होना, एग्जाम में धड़ाम नहीं होना, इसलिए इन चीज़ों को बारीकी वन लाइनर बना के रख के चलना है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इनकी रचना कब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता क्योंकि मदुरै, क्या, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया, यानी कवियों का सम्मेलन, कई कवियों ने एक साथ मिलकर इनका संगम किया, इसलिए कहा जाता है संगम। के कवियों के मेल से, कवियों के मेल से संभव, इसलिए से क्या कहा, संगम कहा जाता है। गाँव में रहने वाले में जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या डिस्कस किया गया। तो संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिलकर, ग्रुप लोग मिलकर जो साहित्य का निर्माण करते थे उसे संगम साहित्य कहा जाता था, संगम साहित्य कहा जाता था। बात करें आगे, लिखा है नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। नगर से हमें जो मिला वो क्या कहते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। चलिए आइए नगर के विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये हमें क्या बताते हैं। लिखा है नए तरीके से, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जी हाँ, जातक कथाएं सुनी होंगी, वो कहानियाँ हैं जो आम लोग इसमें प्रचलित थे। बौद्ध भिक्षुक ने इनका संकलन किया। बौद्ध भिक्षुक ने क्या किया, जो जातक कथाएं थी, बौद्ध भिक्षुक ने छोटी छोटी बहुत सारी कहानियों को संकलन किया, एक साथ इकट्ठा किया, और यहाँ एक जातक कथा दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गए। आइए इस जातक कथा को पढ़ते हैं। जातक कथा का मतलब वो कथाएं जो हमको क्या करती थी, थोड़ा सा जो है ज्ञान देती थी, हमको ज्ञान देने वाली थी, हमको हमारी बुद्धि का विकास करने वाली थी, या फिर कह सकते हैं वो कथाएं जो हमें मोटिवेशन देने वाली थी। क्या देने वाली थी, इंग्लिश में बात करें, वो कथाएं जो हमें मोटिवेशन देने वाली थी। क्या करने वाली थी, मोटिवेशन देने वाली थी। आइए इस मोटिवेशन देने वाली कथाओं का हम लोग जिक्र करते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव से। कहाँ शुरू होती है कहानी, एक गांव में, एक शहर में एक
एक जो है शहर में एक गरीब, क्या लिखा है, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। कौन रहता था? एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता। मरे चूहे से उसने कैसे माइंड का प्रयोग करके मरे चूहे से क्या क्या बना लिया। मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली को बेच दिया। एक भोजनालय वाला था, यानी खाना वाला था, कह सकते हैं भोजनालय वाला था। वो बिल्ली पाल रखी थी, उसको बिल्ली को खाने के लिए उसने उस चूहे को, मरे चूहे को 1 रुपये में बेच दिया। उसके पास 1 रुपये आ गया। कहानी 1 रुपये से शुरू हो गई। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटे टहनियों और पत्तों से भर के एक दिन आंधी आई और राजा के बगीचे में बहुत सारे पत्ते फैल गए, जो कूड़ा फैल गया, बहुत सारी टहनियाँ टूट कर फैल गई। आगे लिखा, उनका माली उसे साफ़ करने की बात से परेशान उठा। सोचा इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा, बहुत पत्ते, छोटे छोटे पत्तों को इकट्ठा कलेक्ट करना है, पूरी बाग को साफ़ करना है। युवक ने माली से कहा, उसी युवक ने जिसके पास सिर्फ 1 रुपये था, वही निर्धन युवक, और लिखा अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। उसने कहा मैं तुम्हारा पूरा बगीचा क्लीन कर दूँ, एकदम सफाया कर दूंगा, लेकिन मुझे अब यही पत्ते और लकड़ी जो 2-4 टूटी जो पड़ी, कुछ टहनियाँ पड़ी, इन्हें मुझे दे देना। उसने कहा ठीक है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक मिठाई मिलेगी। उसने कहा जो बच्चा टहनी इकट्ठा करके यहाँ जितनी टहनी रख देगा, हर बच्चे को मैं एक टॉफ़ी दूंगा, और जो पत्ते जो साफ़ करेगा उन्हें भी टॉफ़ियाँ दूंगा। देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। बच्चों ने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। कहते हैं ना जी, रामचंद्र जी के पास जो बानर सेना थी, है ना, उसी प्रकार कह सकते हैं। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश से गुजरा। राजा का क्या कुम्हार था, राजा के क्षेत्र में कुम्हार रहता था। वो जो है बर्तनों को पकाया जाता था, जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन उन्हें जो पकाया जाता, कुम्हार पकाता था, तो उसके लिए ईंधन के लिए गुजरा। तो उसने ईंधन के लिए जब गुजरा तो उन्होंने क्या किया, उसने लिखा है पूरे ढेर को खरीद लिया, उन्हें पूरी लकड़ियों को बेच दिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वो नगर के द्वार पर बैठ गया और उसने घास काटने वाले को 500 लोगों को पानी पिलाया। जो नगर में लोग घास काटने आते थे बाहर से, तो जल तो लेके आते नहीं होंगे, तो प्यास लगती है तो उन्हें पानी फ्री में पिलाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाता था। कुछ लोग खुश होकर, क्या लिखा, खुश होकर उन लोगों ने कहा तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक व्यापारी से क्या कर ली? दोस्ती कर ली। एक दिन उसी व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। क्या आ रहा है? 500 घोड़ों को एक व्यक्ति शहर आएगा। तो उसने समझ लिया, दिमाग लगा दिया कि अब शहर आएगा तो उसे घोड़े के खाने के लिए घोड़े को घास चाहिए होगी, है ना। कहावत नहीं सुने हैं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। यह सुनकर उसने युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत दे दो जब तक मेरी न बिक जाए। अच्छा, यानी किसे ही कहते हैं एक्स्ट्रा रख कर। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा रख कर रेट बढ़ाया जाता है मार्केट में, ये प्रोसेस चलता है ना। जो मुद्रास्फीति वाला अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेगा, इससे कुछ समझने के मौका मिलेगा आपको वहाँ पर। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिया। मजदूरों ने क्या भाई, क्योंकि पानी पिलाया था, उससे प्रॉमिस की थी जब भी वर्क लगेगा ले लेंगे, तो 500 गट्ठर दे दिया। और जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिली, कि उन्होंने मना कर दिया, तो उन लोगों ने बेचा ही नहीं मिली, तो उस युवक की घास को 1000 सिक्के में खरीद लिया। इसी प्रकार हो जाती है मार्केट में मुद्रास्फीति। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस कहानी को आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत मदद करने वाली होगी। तो इस प्रकार उस युवक ने अपने दिमाग का यूज़ करके बहुत सारे रुपये कमा लिए। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। तो इस कहानी में कौन कौन आया? इस कहानी में हमको कई सारे वर्क मिले, जैसे घास काटने वाले घसियार को का नाम मिला, और इस कहानी में, है ना, प्याऊ पानी पिलाने वाला उसने वर्क किया, प्याऊ का नाम मिला, है ना। और इस कहानी में हमें इसी प्रकार से बहुत से लोगों, कुम्हार, इस कहानी में कुम्हार आया, कुम्हार का नाम, बर्तन बनाने वाले कुम्हार का भी नाम आया। इस प्रकार कई नाम हमको इस कहानी में मिले। आगे बात करें नेक्स्ट लिखा है प्रत्येक के लिए तय करो कि शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। लिखा है घोड़े का व्यापारी शहर क्यों आया था? घोड़े का व्यापारी हो सकता है घोड़ा बेचने शहर आया हो। घोड़े को क्या करने? बेचने शहर आया, क्योंकि गाँव में तो घोड़े बिकेंगे नहीं, है ना। क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसाय को अपना सकती? उत्तर का कारण बताओ। हाँ जरूर, कुम्हार का काम महिलाएं भी मदद करने के लिए किया करती हैं, और प्रायः अब भी गाँव में देखा जाता है कि कुम्हार का काम महिलाएँ करती हैं। जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं वो अपने क्षेत्र में जरूर देखें, ऐसा मिलेगा। यहाँ से प्राचीन नगरों, अब नई बात पढ़ते हैं। लिखा है प्रचीन नगरों के जीवन के बारे में तुम्हें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गाँवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग
खंभों या प्रवेश द्वारों में सजाया जाता जहाँ लोग आते थे। आइए बात को देखते हैं, जहाँ लोग आते थे। ये देखिए यहाँ क्या है, नीचे ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जो दिख रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखिए आप, ये आपके काम का है। क्या है, नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्फूर्त की मूर्तिकला नमूने, इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। देखिए सोचिए समझिए पहले इस बात को फिगर को आपने देख लिया, इसको बड़ा करते हैं, बात को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, यह सांची की मूर्तिकला है। सांची कहाँ है, एमपी में है। पहली बात, सांची कहाँ है, एमपी में, एक फैक्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ। आगे सांची में स्फूर्त की मूर्तिकला, यह है स्फूर्त की मूर्तिकला एक नमूना है। नमूना मतलब एक जो है सैंपल है, इंग्लिश में बात करें। इसमें शहर जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में, तुम अध्याय किसमें, इसके डिस्कशन में जो डीपली इसका डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में बहुत ही जल्द हम फिनिश करने वाले हैं, 9 में पहुंच गए हैं। सांची के बारे में तुम पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटें की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर की। आगे बात करें क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इमारतों की छतों का वर्णन करो। देखिए आइए देखते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, देखिए कुछ जो है इसमें वर्णन किया गया, लिखा है ये क्या है, दिल्ली में कहाँ, देखो लिखा है दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे भिन्न है। हड़प्पा में जल निकासी की जो व्यवस्था थी एक सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। क्या है, व्यवस्थित ढंग से की गई थी। वहाँ पर जो है क्रमबद्ध गटर जैसे भी बनाए गए थे। नालियाँ शहर में बनाई गई थी, सड़कों की किनारे ये नालियाँ बनाई गई थी। अब लिखो ये देखो, ये जो फिगर बना इसके हम जरा डिस्कस करते हैं। ये क्या लिखा है, अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर, पिछले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 में अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। परकोटों मतलब क्या होता है, परकोटों मतलब वही चार दीवारी जैसे कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो। इनके शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसल खाने की नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक है। गुसल खाने की नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। वलयकूप किसका प्रयोग करते थे, कूड़ेदान के लिए। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में भी होते थे और महलों, बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। आम लोगों के घर में ये वलयकूप कम होते थे। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए और भविष्य में पुरातत्वविदों इनकी खोज कर सकते हैं। जिनकी खोज कर सकते हैं, ज़्यादा इनके साक्ष्य नहीं मिले। अज्ञात प्राचीन शहरों के बारे में यहाँ गैर नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन लिखा है जिन। आगे बात करते हैं, कहानी समझ में आती है। जिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिन लिखा है, जिन पत्तनों पर वाक़ गया। पत्तनों मतलब पत्तन क्या होते थे, जिसे हम कहते हैं बंदरगाह। पत्तनों पर वाक़ गया, पत्तन मतलब बंदरगाह, पोर्ट। आगे लिखा उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में अभी मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो भी ढूंढते हैं। अब सिक्के के बारे में थोड़ा सा आपको एक सेकंड रोकेंगे और हम यहाँ पिछले चैप्टर में हमारा कुछ छूट गया था, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर के आगे बातें मैं करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट बातें थोड़ा सा पिछले चैप्टर में कुछ छूट गई थी। यहाँ जो है मैपिंग किसी दिन हम बोर्ड पे करेंगे, एक्स्ट्रा जो है बोर्ड पे मैपिंग वाला जो स्पेशल रखेंगे, ठीक है। यहाँ से इसमें देख लेते थोड़ा सा मैपिंग, थोड़ा सा देख लिखा है रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। देखिए व्यापारिक मार्ग यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए ये यहाँ पर व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं। इनमें से थोड़ा यहाँ बच्चे से आपको कम क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। ये व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं, ठीक है। ये मार्ग दिखाए गए हैं, व्यापारिक मार्ग दिखाया गया है। थोड़ा सा जो है ऑन वे से रोड से कुछ गुजर रहा है, वॉइस आपको क्लियर ना आ पा रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा बाहर का साउंड आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। लेकिन चलते हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए जो इस प्रकार से ब्राउन लाइन में डॉट किए गए हैं, ये मार्ग चीनी शासकों को नियंत्रण के थे। जो दूसरे कलर में दिखे कुषाणों को नियंत्रण के लिए थे, ये समुद्री मार्ग थे। और रेड कलर के मार्ग ये फारस के शासकों के नियंत्रण के लिए थे। और इन मार्गों को रोमन शासकों के नियंत्रण के लिए क्या है, किसी ने स्पेशल मैपिंग की क्लास रखेंगे, उसमें हिस्ट्री की मैपिंग जरूर करेंगे। लोगों ने कमेंट भी किया है। तो ऐसे ब्राउन कलर के सबसे पहले हम ढूंढते हैं, ब्राउन कलर के मैपिंग देख लिए। ब्राउन कलर के जो मार्ग दिख रहे हैं, ठीक है। किस कलर के, ब्राउन कलर के मार्ग दिख रहे हैं। ये देखिए जो ब्राउन कलर के मार्ग क्या है, ये चीनी शासकों के नियंत्रण के लिए हैं। किसके, ये देखिए चीनी शासकों के नियंत्रण। इसी दिन स्पेशल करेंगे क्लास, तो आपको मार्ग मैप दिखाएंगे सारे। लेकिन यहाँ आगे की बात, ये बात पिछले चैप्टर में छूट गई थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चलिए इस बात को हम लोग डिस्कस किए लेते हैं। लिखा है आगे की बात, लगभग
क्या लिखा है 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, अंत हो गया। अशोक उनका जो है अशोक जो है साम्राज्य में रहता तो वही तो मौर्य साम्राज्य था, पतन हो गया। इनके साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम क्षेत्र में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंदू यवन राजाओं का शासन रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाता है किसके, जब मौर्यों का पतन हुआ तो किसका शासन है, हिंदू यवन राजाओं का 100 साल। कितने साल तक हिंदू यवन राजाओं ने कब तक शासन किया, शासन किया 100 साल तक। इसके बाद पश्चिमों तथा उत्तर पश्चिम भारत में शक आए। फिर कौन है, शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासक रहा। सबसे पहले मौर्य का जब पतन हुआ तो मौर्य के पतन होने के बाद यहाँ जो बातें इनको, मौर्य के पतन होने के बाद सबसे पहले हिंदू यवन शासक, कौन, हिंदू यवन शासन रहा। फिर जो है कब तक, 100 साल तक हिंदू यवन शासक रहा। उसके बाद फिर आया शक आए, कौन है उसके बाद, शक शासन आए। ये मध्य एशिया के लोगों का शासन स्थापित किया। और इसके बाद आगे बात करें, फिर आगे इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, कुछ ने 500 वर्षों तक शासन किया। तब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजय नहीं मिली। शक को फिर किसने, गुप्त शासकों ने पराजित कर दिया। और शकों के बाद कुषाण आए। शकों के बाद कौन है, कुषाण आए। तो इनका एक आप सीक्वेंस एक लाइन से लिख लीजिएगा कि कौन शासक कब आया, जो 2000 वर्ष पहले आए थे और शासन स्थापित हुआ। अध्याय 10 में तुम कुषाणों के बारे में अधिक जानोगे। ठीक, आगे इन सब चीज़ों के विषय में जानेंगे। तो जब हिंदू यवन शासक आया, कौन आया, हिंदू यवन। मौर्य के बाद जो हिंदू यवन आया जिसने 100 साल तक राज किया, कितने 100 साल तक राज किया हिंदू यवन ने। तो इन हिंदू यवनों ने जब सिक्के चलवाए तो यवन हिंदू सिक्के कुछ इस प्रकार चलते थे, जिनकी आप इमेज देख पा रहे होंगे। ये क्या थे, हिंदू यवन सिक्के थे, इस प्रकार चलते थे। और बात करें, और थोड़ा सा बात करें, और जो है बात करें, ये और सिक्के दिख रहे हैं, कुषाण सिक्के हैं, कुषाण वंश आ जाए तो इस प्रकार से सिक्के दिखें। ठीक है, कुषाण वंश के सिक्के जो कुछ इस प्रकार आपको दिख रहे हैं बुक में। इसमें कुषाण वंश जब आया तो कुषाणों ने इस तरह के सिक्के चलवाए। ठीक है, सिक्के चलवाए। बाकी जब दारा प्रथम वगैरह का हुआ है ना, जब इस जगह हिस्ट्री की आपने हमारी जो कंप्लीट हिस्ट्री में करा चुका हूँ लूसेंट वाली, वो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उसमें इसके विषय में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इसलिए अगर आपको चाहते हैं हिस्ट्री के लिए तो कंप्लीट हिस्ट्री जो मैंने लूसेंट की कराई है, पूरी सीरीज है लूसेंट की, प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत की पूरी सीरीज, तो उसमें जाकर देख लिया, आपको जो है ज़्यादा बेहतर तैयार है। इसको तो हम इसलिए सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। उत्तर और मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंग राज्य ना, शुंग वंश, और शुंगों के बाद कण्व आए, शुंगो आए, फिर कण्व आए, और कुछ वंशों के साथ साथ तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना। फिर लास्ट में गुप्त वगैरह आए। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शकों का शासन था और पश्चिम भारत में शकों का ही शासन रहा। आगे लिखा यहाँ पश्चिम भारत के मध्य भारत में शासक रहे सातवाहन वंश आया। साथ में कई युद्ध किए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। इसने 400 सालों तक शासन किया सातवाहनों ने। फिर लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य पश्चिम में वाकाटक वंश, क्या नाम है, वाकाटक वंश आया, ये भी वंश आया। ठीक, देखो शक आए तो शकों के सिक्के भी इस प्रकार, शकों ने इस प्रकार के सिक्के चलवाए। आगे दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व फिर आए चोल वंश आए, चेरो आए, ये वंश आए। इन सारे वंश का जो संस्थापक कौन था, कब आया, कब गए, सबको हमने स्टडी कराई है। आप लूसेंट की सीरीज जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, हिस्ट्री मिलेगी। आगे लिखा है क्या, तथा पांडे वंश आया, शासक के लगभग 1500 साल पहले ये लोग आए। फिर पहले आए, है ना, साल पहले आए। फिर पल्लव वंश आया, कौन आया, पल्लव वंश आया, चालुक्य आया, वापी आया, ये सब वापी वगैरह इसमें लिखा है, वापी आया। इन सब वंश को हमने डिस्कस किया है। 2 बड़े राज्यों की स्थापना की, पल्लव और चालुक्य आए। इसके अलावा और भी कई अन्य राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमने उनके सिक्कों को और पांडुलिपियों को और तथा पुस्तकों के पता चलता है। कई पुस्तकों और सिक्कों से, पांडुलिपियों से मुझे पता चला कि हाँ वो लोग आए थे। आगे लिखा, इन सब के साथ साथ अनेक परिवर्तन भी हो रहे थे, जिनमें समान स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार हुआ, फायदा हुआ, कृषि का प्रसार हुआ, नए शहरों का विकास हुआ, उद्योग और व्यापार की प्रगति हुई, मतलब बढ़ा। व्यापारियों की एक तरफ जहाँ रास्तों की खोज हुई, वहीं पश्चिम एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री रास्ते भी खुले और समुद्री मार्गों की इनके आने के कारण खोज हुई। मंदिर बने, स्फूत और अन्य इमारतों का भी निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ। किताबें लिखी गई, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने शासकों ने अपनी भाषाओं में अपनी किताबें लिखी, यात्रा वृत्तांत लिखे, अपनी जीवनी लिखी, भारत के बारे में अध्ययन किया, उसको लिखा। आगे लिखा है, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी की गई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना, इन बातों को ज़रूर तुम ध्यान रखना कि क्या क्या बदलाव हुए। और ये वंश आया सातवाहन वंश के सिक्के। तो इस प्रकार हमने इसी में जो 4 प्रकार के सिक्के, सबसे पहले यवन शासक आए, उन्होंने अपने सिक्के चलवाए। फिर कुषाण
आए कुषाण के सिक्के, फिर यहाँ शक आया, शक शासक आए, शक शासक के सिक्के, और शक के बाद आया सबसे आया सातवाहन वंश और उसके सिक्के। तो इन सिक्कों के चित्र भी आप अपने माइंड सेट में जरूर रखिएगा। यही बात इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा छूट रही थी, इसको बताने के लिए मैंने जो है ये जो थोड़ा सा आपको रोका था। अब चलिए जहाँ तक हो गया उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हो गया था, आगे लिखा जिन जिन, अब बेरी गाजा भारूच यानी यूनानी नामक की कहानी। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं। हर स्टोरी, हर जो है चैप्टर में हमको एक कहानी मिलती है। ये कहानी हमें कुछ कहानियाँ हमें मोटिवेशन दी जाती हैं और कुछ कहानियाँ हमें सीख और दिमाग को विकास करने की शक्ति दे जाती हैं। लिखा है बेरी गाजा। बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या है? बेरी साका की सकरी खाड़ी। खाड़ी क्या होती है? इस जियोग्राफी का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, आप कमेंट करके बताइए। तो उसमें खाड़ियाँ वगैरह हम क्या होती हैं ये सब पढ़ेंगे। आप अगर जो है मेरा एक वीडियो जियोग्राफी का पढ़ा हुआ है उसको आप देखिए, कमेंट कीजिए और बताइए, तो न्यू स्टार्ट करेंगे। आगे लिखा नाव चलाना बहुत मुश्किल होता है। राजाओं के द्वारा प्रयुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों का ये मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो क्या होता था बेरी गाजा में? बेरी गाजा से आयात मतलब क्या होता है? लाना, लाया जाता। निर्यात मतलब होता है भेजना, निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब लाना। इसका पहले वर्णन में आयात करना मतलब क्या ना, लाना, लाया जाता था। तो क्या क्या शराब लाई जाती थी, तांबा लाया जाता था, टिन लाया जाता था, शीशा लाया जाता था, मूंगा लाया जाता था, पुखराज, ये सब जो है मोती वगैरह थे, कपड़े और सोने और चांदी के सिक्के का भी आयात होता था। लाए जाते थे हिमालय से जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा लाया जाता था, रेशम लाया था, इत्र मतलब सेंट, परफ्यूम वगैरह भी यहाँ से निर्यात किया जाता था। राजाओं के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, हार लाते थे, नई नई प्रकार की मड़ियाँ, नए नए प्रकार के आभूषण लाया करते थे, इनमें चांदी के बर्तन। लिखा गायक किशोर मतलब गायक जो है नए अपने जैसे क्षेत्र से नए नए गायक भी राजा को भेंट किया करते थे लुभाने के लिए। सुंदर औरतें और अच्छी शराब, अच्छी क्वालिटी की शराब जो ना, अच्छी क्वालिटी की शराब लाया करते थे। उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। राजा के लिए नए नए प्रकार के आभूषण, मूर्तियाँ, औरतें, गायक किशोरी राजा के मनोरंजन के लिए गायक वगैरह भी लाया करते थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो पहले बहुत ज़्यादा आयात क्या किया जाता था बताया हमने, है ना। क्या क्या आयात किया जाता था तभी हमने बताया, शराब, टिन, शीशा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के सब आयात किया जाता। दो ऐसी चीज़ बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युगीन में नहीं होता था। इनमें से दो ऐसी चीज़ों का नाम जिनका प्रयोग हड़प्पा युगीन में नहीं होता था। शीशा का प्रयोग हड़प्पा युगीन में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, और पुखराज वगैरह नहीं पढ़ा, है ना। और यह कह सकते हैं और कौन सी चीज़ें, बहुत सारी सी चीज़ें मिल सकती हैं जिनका प्रयोग नहीं होता था, है ना। इनसे जो है कह सकते हैं शीशा वगैरह का जो है, पुखराज वगैरह, मूंगा वगैरह, इन सब का जो प्रयोग हमको हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला। आगे बात करते हैं सिक्के। अब बात करते हैं सिक्के के विषय में। इसलिए हमको ये पिछली क्लास जैसे सिक्के है, मुझे याद आया कि पिछली क्लास में कुछ मैटर जो है छूट गया था, लेफ्ट हो गया था, रह गया था, तो इसलिए बात करते। अब यहाँ से सिक्के के विषय में बात करते हैं। क्या सिक्के यानी कॉइन। सिक्के यानी क्या बात करते हैं? कॉइन लिखा है, सिक्के यानी कॉइन बात करते हैं। प्रश्न 90 पर दी गई कहानी को तुमने देखा, किस तरह सिक्कों का आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्व को इस युग में हजारों सिक्के मिले। पुरातत्व को क्या मिले? इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पुराने सिक्के क्या कहलाए? आहत सिक्के कहलाए, जो करीब 500 साल चले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा गया? आहत सिक्के। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, आहत सिक्के जो करीब 500 साल तक चले। इनका चित्र नीचे दिया गया, भी देखेंगे आगे। फिर बात करते हैं चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा। आहत मतलब क्या होता है? उभारना, यानी कि सिक्के पर स्क्रैच करके जो आकृति उभारी जाती थी, जो बनाई जाती, इसलिए कहते थे आहत सिक्के। आहत मतलब उभारना हो सकता है, आहत सिक्के। तो यहाँ से बहुत लिखा है चांदी, लिखा है चांदी तथा सोने। क्या लिखा है? चांदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा है चांदी की बात की गई। क्या? चांदी तथा सोने के सिक्कों को विभिन्न आकृतियों पर आहत कर बनाए जाने का इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से बात क्लियर हो गई है। यहाँ से बात क्लियर है, जिनको हम जो है येलो कर रहे हैं, आहत सिक्के। क्या? आहत सिक्के कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट लाइन है आहत सिक्के वाली, ठीक है। आहत सिक्के इन्हें कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। कारण भी, रीज़न भी पता हो गया। आगे बात कीजिए, देखो इन्हों आहत क्यों कहा जाता है? देखिए इन पे जो आकृतियाँ उभरी हैं, जैसे इस पे दिख रही है, ये कुछ जो है किसी जानवर की जो है बनाई गई है। ये देखिए इस पे देखिए कोई आकृति जानवर की कुछ बनाई गई है, ठीक है। ये आकृति जो कुछ जानवर की कुछ बनाई गई है, ये यहाँ दिख रही है आपको ना,
इस प्रकार जानवर की कुछ आकृति वगैरह बनाई गई। ये देखिए यहाँ पर जानवर की कुछ आकृति बनाई गई, ये आकृतियाँ दिख रही हैं। इस प्रकार इनमें भी कुछ आकृतियाँ उभारी गई हैं। इसलिए ने कहा गया आहत सिक्के, कारण रीज़न भी पता गया क्यों कहा गया। ये वही आहत सिक्के जिनका बताया गया क्या आहत सिक्के है। मूल्यांकन जो पुरातत्व में हज़ारों आहत सिक्के मिले, ये पुराने आहत सिक्के के फिगर हैं, हमने देख लिए। अब आगे बात करें विनिमय के अन्य साधन। अब लोग विनिमय, देखिए आयात और निर्यात, लाना और भेजना। विनिमय का मतलब होता है सिर्फ हम साधारण भाषा में कहते हैं बदलना। क्या करना? बदलना। विनिमय करना मतलब क्या हो सकता है? साधारण भाषा में बदलना। आइए इसकी बात करते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। विनिमय के विषय में बदलना क्या, कैसे विनिमय किया था। विनिमय के अन्य साधन लिखा है संगम साहित्य में कि इन छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। कहानी जो फिर से ध्यान से पढ़ते कविता। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए शहरों से नमक के सौदागर के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। देखिए कहानी की खींचती, शहर से जो नमक के सौदागर आते हैं, नमक खरीदने के लिए आते हैं, तो गांव में क्या करते हैं? खेतों से सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे। सफ़ेद क्या? सफ़ेद धान, यानी कि नमक को कहा जा रहा है सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए शहरों से नमक के सौदागर। जो शहरों से नमक लेने वाले सौदागर आते हैं, वो कहीं रह ना जाए, कहीं छूट ना जाए, ऐसा नहीं चले जाएँ तो हम नमक दे ही ना पाएँ। यूँ चले जाने पर सिर्फ सन्नाटे रह जाते। अगर वो चले जाएंगे तो हमें धन नहीं मिलेगा, और धन नहीं मिलेगा तो फिर हमारे गाँव का जीवन का सिस्टम नहीं चलेगा। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। यहाँ ये भी बताया जा रहा है व्यापारी किस चीज़ के लिए विनिमय करते थे? नमक के लिए। नमक ले जाते थे और इन्हें धन दे जाते रहेंगे, यही सिक्के दे जाते रहे होंगे। वे किस तरह यात्रा करते थे? तो लिखा है गाड़ियों पर, बैलगाड़ियों पर। खेतों में सफ़ेद धान को गाड़ियों पर लादे जाते थे, ठीक है, गाड़ियों पर लादे जाते थे। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र था। नगर में गतिविधियों का केंद्र का मतलब क्या था? नगर अनेक गतिविधियाँ मतलब बहुत सारे कार्य होते थे। नगर में कह सकते हैं कि जो है बुनकर भी रहते होंगे, नगर में जो है और सारे जो है व्यापारी भी रहते हैं, व्यवसाय वाले भी रहते हैं, बहुत सारे काम होते थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, क्या लिखा है? मथुरा या 250 साल पहले से भी ज़्यादा समय के लिए महत्वपूर्ण नगर रहा। कौन? मथुरा। जी हाँ, मथुरा एक प्रकार का क्या था? मथुरा में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल का केंद्र रहा मथुरा, आज भी है धार्मिक स्थल का क्या है? केंद्र है मथुरा। यह लगभग 250 साल पहले से भी ज़्यादा समय के लिए महत्वपूर्ण नगर रहा। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यह यातायात, व्यापारी और तो प्रमुख रास्तों के पर स्थित था। तो यातायात करने के लिए, व्यापार करने के लिए मेन रास्ता भी था। 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। तो क्या थे? मंदिर थे। हमने बताया मंदिर के लिए धर्मस्थल भी था। आसपास किसान, पशुपालक, शहर में रहने वाले लोग को भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तिकला का केंद्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, मथुरा किसका केंद्र था? तो मथुरा मूर्तिकला ऑप्शन में आएगा। तो फिर आप ये नहीं कह सकते, उसको क्रॉस नहीं करते। मथुरा मूर्तिकला का केंद्र था। लगभग 2020 यानी 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? 80% बच्चे फिर यहाँ धड़ाम, क्यों? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया। इसी तरह के तो पॉइंट के लिए हम ये किताब पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, और 2-4 बुकें ढूंढ लेंगे नहीं मिलेगा। सिर्फ कहाँ मिलेगा? NCERT में मिलेगा। और कहाँ मिल रहा है? क्लास 6 की। यही एक मेन रीज़न है, वजह है कि NCERT इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूछा है कुषाणों, लिखा पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। लिखा सबसे पहले मथुरा ने यूज किया। आगे इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। क्या रहा? धार्मिक केंद्र। धर्म का बहुत सारे मंदिर स्थल रहे। जो है कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ बौद्ध विहार मैंने बताया, पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता विहार क्या होता तो पिछली क्लास जरूर देखिए, मैंने डिस्कस किया पूरी तरह से। विहार शब्द को ही मैंने उसका जो अर्थ निकाल कर, पूरा जो रस निकाल कर रख दिया कि विहार क्या होता है। और जैन मंदिर भी थे। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र। जी हाँ, राधे राधे। मथुरा वृंदावन में रहना है तो राधे राधे
कहना है। इसी राधे राधे शब्द के साथ आप लोग सब्सक्राइब भी और शेयर भी करिए। बातें मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कमेंट करके बता दीजिए, बस सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, मैं कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। शेयर करते रहिए, बस मैं जान जाऊँगा आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब मेरे बढ़ते रहेंगे तो मैं नहीं कहूँगा। मथुरा में प्रस्तर खंडों, क्या है, प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। प्रस्तर खंडों मतलब कहते हैं मूर्तियों के टुकड़े, अवशेष, क्या अवशेष, मलबे, ये सब कह सकते हैं। और मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख हैं, कुछ सुरक्षित हैं, कंप्लीट अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों, कहाँ, मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें जो कितना दान किया गया है वो उल्लेख किया गया है। उसमें लिखा जाता था कि कौन सा राजा, किस राजा ने कितनी भूमि दान दी, किस राजा ने किस मठ को क्या दान दिया, इस सब अभिलेखों में लिखकर वहाँ पर मिले हैं शेष। लिखा है शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों और बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। इनके विषय में भी वर्णन किया गया है। आगे बात कर वर्णन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। मथुरा, नेक्स्ट आप बात करें क्वेश्चन, मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। ऐसे व्यवसाय के नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं थे। तो मथुरा में जैसे क्या, हड़प्पा में देखो ज़रूर समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, 100% लिख के देता हूँ। और क्या मिले, सुनार भी मिले। मथुरा में क्या मिले, सुनार मिले। मथुरा में सुनार मिले, लेकिन हड़प्पा काल में सुनार नहीं थे। लोहार वगैरह थे, बुनकर थे, ये सब हो सकते हैं, है ना। टोकरी बनाने वाले ये सब हड़प्पा में मिल सकते हैं, लेकिन हड़प्पा में माला बनाने वाले सुनार वगैरह का जिक्र नहीं किया। शिल्प तथा शिल्पकारी, क्या बात करते हैं, शिल्प तथा शिल्पकारी। लिखा है शिल्प तथा शिल्पकार। लिखा है पूरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरातत्व में क्या मिले हैं, शिल्पों के नमूने में। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या कहता है, इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। फिर इंपॉर्टेंट स्टार टैग कीजिए, लिख लिए, इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले, इसलिए उत्तरी काले कहा जाता है। और ये प्रायः काले रंग के थे, इसलिए उत्तरी काली चमकीले पात्र का। और इनमें एक खास चमक होती थी, क्या होती थी, चमक होती थी। इसलिए क्या, उत्तरी, क्योंकि उत्तरी भाग में से उत्तरी काले रंग के थे इसलिए इन्हें काले, और चमक थी इसलिए इसे चमकीले। और पात्र मतलब होता है बर्तन कहा गया। ध्यान रहे, क्या लिखा, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। क्यों नहीं बचे होंगे, क्योंकि जो है ये नष्ट हो गए होंगे। और दूसरे शिल्प जैसे कौन को हमने शिल्प के मैंने बहुत सारे शिल्पकार के, बुनकर वगैरह, लेकिन सबके साक्ष्य नहीं मिले। कीड़े खाड़ा बहुत दबक होने का, नष्ट हो गए, सड़ गए, गल गए, नष्ट हो गए। लेकिन हमें किनके विषय मिले, बर्तन, कुछ पात्र तो मिले होंगे, बहुत बर्तन तो बहुत आसानी से नष्ट नहीं होंगे, है ना। आगे बात करें विभिन्न नहीं, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, कपड़ों का एक केंद्र जो है मथुरा रहा होगा। जो जब वे रहा होगा, रास्ता बहुत अच्छा सा रहा है, आने जाने का व्यापारिक केंद्र था, तो ज़रूर जो है जब लोग रास्ते से ले जाकर जो है अपने व्यापार, अपने जो है वस्त्रों को दूर ले जाया करते, तो रास्ते में उस स्थान पर भी बहुत सारी जो है फैक्ट्रियाँ, कह सकते हैं छोटे मोटे उद्योग धंधे रहे होंगे, लेकिन उनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी पूछा जा सकता है, उत्तर का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, तो उत्तर में वाराणसी, और दक्षिण में पूछा जाए तो मदुरई प्रसिद्ध केंद्र थे। प्रसिद्धि क्या थे, केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। अनेक शिल्पकार, व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। संघ मतलब कह सकते हैं ग्रुप, क्या, जैसे ग्रुप बनाने, संघ क्या होता है इसके विषय में। हर प्रकार का संघ अलग, वो संघ अलग है जो हमने बौद्ध और जैन धर्मों के साथ क्लियर किया। वो संघ मतलब होता था, वो उस प्रकार का संघ होता था जिसमें जितने लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे और एक ही ग्रुप में रहा करते थे, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते तो उन्हें संघ होता था, उनका संघ। लेकिन ये यहाँ दूसरे टाइप का संघ है। संघ मतलब ग्रुप होता है। ये उन लोगों का ग्रुप है कि शिल्पकारियों को अलग ग्रुप, व्यापारियों का अलग ग्रुप, इस प्रकार कहते हैं, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। संघ मतलब क्या, श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, यानी कच्चा माल उपलब्ध कराना और तथा तैयार माल का विवरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार का संचालन करना था। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती जहाँ लोग पैसा जमा करते थे और इन धन लिखा है, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिलने लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। फिर
फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। और मठ आदि धार्मिक संस्थानों में भी वो जो है कुछ चीज़ें दान में दिया करते थे, कुछ धन दिया करते थे, दान में दिया करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है चैप्टर। अब बात करें सूत काटने और बुनने के नियम, ये सब क्या व्यवस्था थी, नियम की क्या व्यवस्था थी। लिखा है ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। हाँ, चाणक्य और चंद्रगुप्त के विषय में, और हमने जो है इकोनॉमिक्स के विषय में कुछ चैप्टर जो है 8 में डिस्कस किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर पढ़िएगा। इनके वर्णन की सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, धान, लिखा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, लिखा सक्षम अक्षम महिलाओं और भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं और राजा, अवकाश प्राप्त दासियों और सेवकाओं तथा अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। यानी इतने लोग काम करते थे। किस काम को? जैसे पेड़ की छाल और कपास को कलेक्ट करना, पटुआ और सन, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना वस्त्र बनाने के लिए, है ना, जो है इन लोगों के क्रम में कौन कौन लगता था? वृद्ध वेश्या लगती थी, भिक्षुक लगते थे, महिलाएँ लगती थी, राजा की अवकाश प्राप्त जो दासियाँ होती थी, जैसे राजा के यहाँ कुछ दासियाँ होती, जब राजा उन दासियों को हटा देता था, एजेड हो जाती थी, तो उनको जो है इन कामों में लगाया जाता है। विधवाओं को, अच्छम सक्षम कम पढ़े लिखे लोगों को भी इस काम में लगाया जाता है। सेवकाओं, अवकाश प्राप्त जो सेवकाएँ होती हैं, उनको एक काम में लगाया। किस काम में? लिखा है इस प्रकार के बता देख रेख के लिए, किसमें? सूत काटने के लिए। किस काम में? सूत काटने और बुनने के नियम थे कि इतने लोग इस विभाग में काम करेंगे, ये लोग इसमें काम करेंगे। अगले इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। जो जितना जो है कार्य अच्छा करेगा कुशल, उस हिसाब से उसे धन दिया जाएगा। और लिखा जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। ठीक है, ये भी कर सकती थी जिन्हें बाहर निकलने। और लिखा वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ही ले जाना पड़ता था। जहाँ लिखा है जहाँ ले जाना पड़ता था। आगे बात करें, जहाँ उन्हें परिश्रमिक मिलता था और जिस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरतों की तरफ देखता था तो इधर उधर की बातें करता था तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे सज़ा भी मिलती थी। यानी उनके रूल और रेगुलेशन बहुत टाइट थे। अगर औरतों ने अपने काम पूरा नहीं किया तो उन्हें जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुर्माने के तौर पर क्या? अगर सूत काटने का काम सही से बारीक सूत नहीं काटा है तो उन्हें जुर्माने के तौर पर निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। वो महिलाएं जो है राजा के यहाँ लिखाई पढ़ाई का कह सकते काम करती थी, जो थोड़ा शिक्षित थी, उन महिलाओं को निरीक्षक बना दिया जाता हो, या उन महिला को निरीक्षक बना दिया जाता था जो उस व्यवसाय में बहुत लंबे समय तक लगी रहती थी, उस व्यवसाय की अधिक जानकारी हो जाती थी, उन्हें निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता होगा। क्या काम करने के दौरान महिलाएं को मुश्किल झेलनी पड़ी थी? ज़रूर झेलनी पड़ी होगी ना। कभी कभी जो कुछ काम गलत हो जाता था तो उसके लिए उन्हें दंड भी दिया जाता होगा। सूक्ष्म निरीक्षण, हर चैप्टर में किसी न किसी टॉपिक का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। इस चैप्टर में सूक्ष्म निरीक्षण होता है अरिकमेडु का। कहाँ? अरिकामेडु का सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है। मानचित्र अरिकामेडु पुदुचेरी में। कहाँ है? पुदुचेरी में है ना। लिखा है रोम के बारे में दी जानकारी गई, पढ़ो। सन 2000 क्या लिखा है? लगभग क्या लिखा है? लगभग 2200 से 1900 साल पहले। कब? अरिकमेडु 2200 साल से 1900 साल पहले। अरिकमेडु 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकमेडु का एक पत्तन था। पत्तन मतलब बंदरगाह। बंदरगाह वह स्थान होता है, पत्तन कह सकते हैं, जहाँ से माल को लाया और ले जाया जाता हो। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या मिला? इसके साथ मिले क्या? ईंटों से मिला ढांचा मिला, इसका लोग क्या रहा होगा? गोदाम के यूज किया, जहाँ से माल उतार कर रखा जाता होगा और फिर नया माल लाकर जो भेजना होता था, आयात करना होता, उसे लादा जाता था। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा, क्या लिखा है? एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। क्या है? दोनों तरफ से पकड़ने के लिए क्या हत्थे लगे होते हैं? हो सकता है कह सकते हैं एक केन टाइप होता था, है ना, जैसे जो है कैरेट टाइप होता है। जैसे अब कैरेट आते हैं मार्केट में, उसमें जो रख के बोतल वगैरह पकड़ने के लिए बने होते, उसी प्रकार बने जिनमें शराब को रखकर और जो आसानी से सावधानीपूर्वक लादा जा सकता होता है, लादा जाता है। साथ ही यहाँ एरेटाइन, मोस्ट ये जो पढ़ना है सूक्ष्म निरीक्षण, इसको आप ध्यान से रखिए, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। क्या मोहर? इसलिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा मोहर क्यों लगाई जाती थी, अगर आपको मालूम है मोहर क्यों लगाई जाती थी, जिससे इसके लिए के माल को यूज पहले नहीं किया गया है ना। इन्हें इटली, कहाँ? इन्हें इटली के एक शहर
के नाम पर, जैसे एरेटाइन जैसे मोहर जो लगी होती है इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। किस पात्र के नाम से? एरेटाइन इंपॉर्टेंट है, एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता होगा, एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता होगा। आगे बात करें इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। क्या? गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर, मोहर जो इनकी होती थी क्या होती? गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता, इसलिए क्योंकि अगर गीली मिट्टी लगी होगी, जब किसी पर गीली मिट्टी लगा दी जाएगी, उसको जब ओपन किएगा सूखने के बाद वो निशान बन जाएगा, तो इससे समझ जाएगा कि इस तेल को ओपन किया गया है, ये माल यूज़ किया गया है, इसलिए उसे भी आयात नहीं किया जाएगा, उसे नहीं ले जाया जाएगा। आगे बात करें इस प्रकार के कुछ गीली मिट्टी ऐसे बर्तन मिले हैं। आगे बात करें ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं। क्या? रोमन के लैंप मिले हैं और शीशे के बर्तन मिले हैं, साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। क्या मिले? कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे, जिनमें रंग भर डालकर कपड़ों को रंगा जाता रहा होगा। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों के मनके, क्या? पत्थरों के अर्ध बहुमूल पत्थर के मनके मिले हैं। पत्थर के क्या मिले? पत्थर के मनके मिले हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। पर्याप्त क्या मिले हैं? इन चीज़ों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। बस चैप्टर फिनिश होने वाला है। अभिलेख, ये देखिए जो फिगर दिख रहा है, बस ये आपको देखिए, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? अभिलेख लिखा है। अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों में ब्राह्मी लिपि, कौन सी? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी, क्या कहा जाता? तमिल ब्राह्मी इसलिए कहा क्योंकि तमिल में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन पुट अप होता है, तमिल ब्राह्मी लिपि को तमिल ब्राह्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले तमिल लोगों ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। लिखा रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। तो रोम के साथ कौन कौन संबंध है? रोम के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा व्यापार रहा होगा, क्योंकि वहाँ से जैसे हमको रोम लैंप मिला है अपने यहाँ, तो इसका रोम से वो लैंप लाया गया होगा, है ना। और रोम के जो है बर्तन बनाने, वहाँ के कुछ ट्रिके और तरीके हमारे यहाँ साक्ष्य मिले, इससे पता चलता है कि ज़रूर रोम से हमारे यहाँ अच्छा व्यवसाय होता रहा होगा। लिखा है। आगे बात करो, यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में एक है। देखो यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ होगा जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में फैला साम्राज्य था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्त के करीब 2000 साल पहले शासक किया था। इसने यहाँ पर रोम ईंटों का शहर था। ये देखिए जो रोमन ईंटें हैं, ये आपको जो फिगर में दिख रहे हैं, ये रोमन हैं। आगे जैसे मैंने संगमरमर का बनवाया है, अगस्त ने इसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए हैं। अगस्त ने बड़े बड़े रंग महल, एलिफ थिएटर बनवाए हैं। इसके चारों तरफ दर्शकों को बैठने के सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थिएटर। ठीक है, अब जो मूवी जहाँ देखें थिएटर कहते हैं। उन्होंने स्नानघर बनवाए हैं। स्नानागार, नहाने के स्थान, बाथरूम कह सकते हैं। यहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी कि एक्वाडाइट के जरिए शहरों में स्नानघरों, फौहारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े बड़े खुले रंगमंडल यानी कि एलिफेट थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, इनके साक्ष्य क्यों? क्योंकि इनकी जो बनावट रही होगी, ये कुछ बाद में बनाए होंगे और ये बहुत मजबूत और कुशल कारीगरों द्वारा बनाए होंगे, इसलिए इनके साक्ष्य बहुत दिनों तक बने रहेंगे। इस प्रकार चैप्टर खत्म होता है। इनके क्वेश्चन हम देखते हैं। तुम बेल्जियम में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो, तो तुमने क्या क्या देखा होगा? हम जब पत्तन देखने मिलते हैं, पत्तन मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह, जिस स्थान से जिससे माल लादा और लाया जाता है। मैंने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे कारीगर दिखे होंगे जो सावधानीपूर्वक माल को लाद और उतार रहे होंगे। उसी पत्तन के आसपास हमें गोदाम दिखाई दिया होगा जहाँ पर माल को रखा जाता रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ उपयोगी शब्द भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात की लोहा क्या होता था, लोहे का प्रयोग क्या होता था। लोहा जो है बहुत ही जो है हमारे लिए कुशलगार हुआ। तो पहले लकड़ी के हल हुए करते थे। जब लोहे की खोज हुई तो लोहे का हल आया और लोहे के हल से खेती अधिक उपजाऊ होने लगी। पहले गाँव में हमने पढ़ा 3 प्रकार के लोग रहते थे। गाँव को 3 भागों में विभाजित किया गया था। हमने इसके विषय में डिस्कस किया। सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था थी। नलकूप
कूप जो है जल के लिए व्यवस्था की जाती थी, और नहरें थी, और जो कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे, सिंचाई के साधन थे। संगम, संगम मतलब संगम साहित्य वह साहित्य है जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक साथ मिलकर लिखा, जिस साहित्य के विषय में लिखा उसे संगम साहित्य कहा जाता था। नगर, नगर यानी शहर की बात की गई। यहाँ पर शहरों में शिल्पकार रहते थे, बुनकर रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, शहरों में व्यापारी रहा करते थे। वलयकूप, वलयकूप के विषय में पत्तन, पत्तन मतलब पोर्ट यानी बंदरगाह के विषय में। श्रेणी, यहाँ पर जो है श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या होता है, श्रेणी मतलब जो है कह सकते हैं स्टेज कह सकते हैं, श्रेणी मतलब जो है अलग अलग टाइप का स्टेटस कह सकते हैं, है ना। जैसे श्रेणियाँ मतलब जो है स्तर कह सकते हैं, हिंदी में श्रेणी मतलब स्तर कह सकते हैं। खाली स्थान भरो यहाँ पर लिखा है, आइए खाली स्थान भरते हैं, खाली स्थान भरते हैं। बात करें तमिल के बड़े भूस्वामी को, तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्लला क्या कहते थे, वेल्लला, वेल्लला कहते थे, वेल्लला कहते थे, ठीक है, वेल्लला कहा जाता था। ग्राम भोजक की ज़मीन पर पाया द्वारा खेती की जाती थी। ग्राम भोजक की ज़मीन पर दास और मजदूर कौन करते थे, दास, ग्राम मजदूर की ज़मीन पर दास खेती किया करते थे। और जो दास होते थे, मजदूर होते थे, क्योंकि जो ग्राम भोजक होता था, गाँव का प्रधान होता था, उसे क्या कहते हैं, ग्राम भोजक कहते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, वो दासों को खेती के लिए लगा दिया करता था। वही जो है न्यायिक होता था, राजा उसे कर वसूलने के लिए कर सेलेक्ट करते थे कि जनता से कर लेता था। राजा उसे जो है और जो है न्यायिक के लिए पुलिस कभी कभी क्या करता था, कभी कभी न्याय भी किया करता था। तमिल में हलवाहे को कहते थे, तमिल को हलवाहे में अड़वाल क्या कहते थे, उड़वाल, सॉरी उड़ 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 उड़वार कहते थे, उड़वाल कहते थे, उड़वार कहते थे। और जो है इसे एक और नाम कहा जाता था अधिकांश गृहपति। अधिकांश मतलब गृहपति वो होते थे जिनका ज़मीन थोड़ा कम होती थी, वो स्वतंत्र और छोटे किसान होते थे। कैसे होते थे, छोटे किसान, छोटे और स्वतंत्र होते थे, छोटे और स्वतंत्र किसान होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनका लेवल हमने पढ़ाई सेकंड लेवल के होते थे। आगे बात करें नेक्स्ट में, ग्राम भोजक के काम बताओ वे शक्तिशाली क्यों थे। ग्राम भोजक का काम कहते थे इनके 3 प्रकार। सबसे पहला ग्राम भोजक का काम था कर वसूलने का। दूसरा काम ग्राम भोजक का हम बता सकते हैं, ग्राम भोजन का और कौन से कार्य थे, ग्राम भोजक के और कार्य हो सकते हैं, ठीक। पहला कर वसूलना ग्राम भोजक का, और ग्राम भोजक क्या करता था, न्याय करता था, कभी कभी क्या करता था, न्याय करता था। दूसरा कार्य हो गया ग्राम भोजक का। ग्राम भोजक का तीसरा कार्य होता था, पुलिस वाला भी कार्य करता था, ठीक है। पुलिस के लिए पुलिस के प्रकार का भी जो है पुलिस का भी कार्य करता था। इस प्रकार के वह वर्क किया करता था। आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आगे बात करें सही जवाब ढूंढो। वलयकूप का प्रयोग, बस इनको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस टिक कर लेते हैं बस, ठीक है। आगे बात गाँव तथा शहरों में दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। अलग अलग ना, छोटे शिल्पकार गाँव में, बड़े शहरों में रहते थे। वलयकूपों का प्रयोग, तो वलयकूप क्या करता था, नहाने के लिए, नए कपड़े धोने के लिए, नई सिंचाई के लिए, जल निकासी के लिए। किसके लिए, जल निकासी की जो नालियाँ होती थी उन्हें वलयकूप कहा जाता था। आहत सिक्के, आहत सिक्के मतलब वो सिक्के जिन पर कुछ उभार कर कोई आकृतियाँ बना दिए थे, सबसे पहले बनाए गए जिनसे उन्हें आहत सिक्के कहता था। ये किसके बने होते थे, चांदी के। आहत सिक्के किसके, चांदी के बने होते थे। चांदी ऑप्शन राइट होगा। आगे बात करें, मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा क्या था, गांव था, पत्तन था, धार्मिक केंद्र जंगल नहीं, मथुरा धार्मिक केंद्र था। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी, अब भी है। आगे बात करें श्रेणी, तो श्रेणी किसकी थी, शासकों की, शिल्पकारों, कृषकों और पशुपालकों की। तो श्रेणी किसकी हुआ करती थी, श्रेणी शिल्पकारों की श्रेणी हुआ करती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।